हेलो स्टूडेंट, आई एम विजेंद्र और आज हम फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में कुछ बेसिक मैथ करेंगे जो हमें फिजिक्स के लिए नेसेसरी है, हमें आना चाहिए। हालांकि इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपने 9th-10th में कर ली होंगी, लेकिन हम उसका थोड़ा सा जितना ज़रूरत है उसके लिहाज से हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं जो हमारे मैथमेटिक्स के हैं और जो हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कुछ पार्ट हमें अलजेब्रा का चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ टूल्स हैं जो हमें फिजिक्स में आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स हैं वो आने चाहिए हमें। कैलकुलस आपके लिए नई चीज़ है, अप टू 10th कैलकुलस नहीं आता है, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका दो इसके कैलकुलस के पार्ट होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और एक है टॉपिक अपना वेक्टर एंड ग्राफ। तो ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स शुरू करने से पहले, मतलब हम फिजिक्स स्टार्ट करें उससे पहले इन टॉपिक्स को हम अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि जब हम एक बार फिजिक्स शुरू कर लें तो हमें कम से कम मैथ की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप सोच रहे होंगे इस इक्वेशन से सीधा ही इसी इक्वेशन पे, क्योंकि इसका कारण है कि यही हमें एक खास चाहिए। वैसे आपने इक्वेशंस की हैं, इक्वेशन का मतलब आपने 7th-8th से स्टार्ट कर लिया था इक्वेशन को सोल्व करना। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब एक रिलेशन, ठीक है ना। और हमें पता है कि एक इक्वेशन में हमें एक अननोन क्वांटिटी का वैल्यू मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए मैंने कहा x इक्वल टू 2x प्लस 3। लेट्स से एक इक्वेशन है, तो ये एक इक्वेशन है, इसमें एक अननोन क्वांटिटी है x, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो x इक्वल टू -3 आंसर आ गया। एक इक्वेशन थी, उसने हमें एक अननोन क्वांटिटी का वैल्यू दिया। इसी तरह जितनी अननोन क्वांटिटी होती है हमें उतनी इक्वेशन चाहिए। जैसे कि अगर एक इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसमें दो अननोन क्वांटिटी है x और y, तो दो अननोन क्वांटिटी को हमें वैल्यू सोल्व करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। जैसे कि एक दूसरी और लिखता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू लेट्स से 12। अब ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ये दोनों इक्वेशन हमें दो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू दे सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास तीन अननोन क्वांटिटी है तो हमें कितनी इक्वेशंस चाहिएंगी? 3 चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं बिल्कुल बेसिक वाली चीजें, ये हम कर चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, उसकी पहचान क्या है और इसकी खास बात क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात बता देता हूं पहले। ये एक ऐसी खास इक्वेशन है जिसमें एक इक्वेशन में इन वन रिलेशन, एक रिलेशन में हम एक ही अननोन का, वन अननोन क्वांटिटी का आंसर जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू 2 मिलेगा। ये खास बात है इसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देती है? हमें एक अननोन क्वांटिटी के दो वैल्यू देती है, दो वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू हमें दे सकती है। पहचान, इसकी पहचान, जैसे इसका एक फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट लिख देता हूं। जैसे कि इसका फॉर्मेट होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज ए फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट, ठीक है। इसका एक जनरल फॉर्मेट हम कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो चेक करने के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट लिखा है, इस जनरल फॉर्मेट में क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, यहां पर जो मैंने a b c लिखा है, a b c, वो क्या है? शुड बी कांस्टेंट होने चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। तो देखो
क्या यहाँ x स्क्वायर के साथ जो है यहाँ क्या है 2 है, तो 2 किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, तो यानी कांस्टेंट है। यहाँ तो x के साथ क्या है, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होगी -1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, तो a b c तीनों ही क्या है कांस्टेंट है। तो ये है पहली कंडीशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसमें a b और c जो आप नाम रख रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस केस में नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि x के साथ आपने 0 लगा दिया, सारा रूल ही गलत हो गया, तो ये गड़बड़ हो गई, ये खत्म, ठीक है। तीसरी कंडीशन इसमें x क्या होना चाहिए, x एक अननोन क्वांटिटी होनी चाहिए, दैट मीन एक वेरिएबल होना चाहिए। चलो यहां पे x क्या है, वेरिएबल। चलो और एक और कंडीशन हमने रखी है कि x की जो है मैक्सिमम पावर जो है इक्वेशन में आपकी मैक्सिमम पावर शुड बी 2, मैक्सिमम पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 2 होनी चाहिए, तब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और ये एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हमें जो अननोन वैल्यू है, जो कि हमारे केस में क्या है x है, इसके 2 पॉसिबल वैल्यू आ सकते हैं, बनाते थे ना आप अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 मान लेते हैं, पहला सॉल्यूशन x की वैल्यू जो आएगी मान लेते हैं x1 और दूसरी मान लेते आएगी x2। तो x1 को कैसे कैलकुलेट करते थे आप, तो b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी तरह इसका इस इक्वेशन का x की दूसरी वैल्यू क्या होगी, लेट्स उसका नाम मैंने रखा x2, उसकी वैल्यू होगी -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी इस इक्वेशन के अगर ये इक्वेशन है तो इसके ये 2 पॉसिबल आंसर बनेंगे x के, ये वाले, ठीक है ना। आपने ये वाली चीज को एक नाम भी दिया होगा, इसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट d से डिनोट करते थे, अब हम कुछ बुक में इसको डेल्टा से भी डिनोट करेंगे। ये भी हम एक, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। ये 2 पॉसिबल है। अब ये जो वैल्यू होगी, मान लेते हैं इसका वैल्यू 2 आया, x1 और x2, अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इस पॉसिबल वैल्यू के इसके अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा बेटा c डिवाइडेड बाय a के बराबर। और अगर इन दोनों को जो x के 2 आंसर आएंगे, इन दोनों आंसर को अगर आप ऐड करके देखेंगे, यानी x प्लस 1 प्लस x2 करके देखेंगे, तो ये आंसर आएगा b बराबर a। ये रिजल्ट है, एक रिजल्ट ये वाला, ये 2, ये 3 और ये 4। एक बार फिर से हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक रिलेशन में एक अननोन क्वांटिटी होगी, वो अननोन क्वांटिटी के 2 आंसर पॉसिबल है। फॉर्मेट कैसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में वो दिखाई देगी, जहां पर x क्या है, एक वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी है, a b c कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसके नीचे, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां पर a की भूमिका में कौन है, 2 है, b की भूमिका में कौन है, -1 है, और ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख देता हूं, देखिए x स्क्वायर के साथ ये रहा 2, तो ये ax है, और ये देखिए प्लस यहां पर -1 के साथ x, और यहां देखिए प्लस -3 इक्वल टू 0। अब देख लो ध्यान से, ये रहा c -3, b कौन है -1, और a कौन है 2 है। इस इक्वेशन में ध्यान से देख लो, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यही कंडीशन हमने रखी थी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 पॉसिबल आंसर क्या आएंगे, तो उसको कैलकुलेट करने का पहला आंसर क्या आ सकता है, -b
प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये BAC इसी के ये आपको पता है कांस्टेंट है, उन्हीं की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा क्या आएगा, इस दूसरे में यहां पहले में प्लस है, दूसरे में यहां पर माइनस है। तीसरा, अगर ये दो रिजल्ट आएंगे, इन दोनों रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो वो मल्टीप्लाई का आंसर c डिवाइडेड बाय a के बराबर आएगा, और इन दोनों रिजल्ट का एडिशन आप देखोगे तो माइनस b डिवाइडेड बाय a के बराबर आना चाहिए। क्या हम इस एग्जांपल को सोल्व करके देखें? आप चाहो तो इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में आपको इस इक्वेशन को जो हमने एग्जांपल के रूप में ली है उसको हम सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये इस रूल को फॉलो कर रही है क्या। चलिए पहले मैं इक्वेशन को नोट कर लेता हूं। इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए अब मैंने कहा कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है ये, अब इसका पहला रूट, इसका जो रिजल्ट है इसको हम रूट बोलते हैं बेटा। पहला रूट x1 क्या होगा, तो आंसर है, फार्मूला ये रहा। तो यहां पर माइनस b, b की वैल्यू है उसको माइनस करके देखो, b की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां पर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलिए b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24, और 24 माइनस माइनस प्लस, तो ये 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 2 है, 2 2 जा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर है 1 प्लस अंडर रूट 25, तो इसको 5 लिख दूं, डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर बन गया 6 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3/2 कह लो आप। आ गया जी, ठीक। दूसरा इसका आंसर रूट क्या बनेगा, x2 क्या बनेगा, तो माइनस बी दिया -1 का माइनस प्लस 1 माइनस अंडर रूट, अब b स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 2a वही है, तो 2a 2 जा 4, अभी लिख लेते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ऊपर -4 है, नीचे +4 है, तो आंसर क्या आ गया माइनस। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये x की वैल्यू 3/2 और एक x की वैल्यू क्या दे रही है -1, दो वैल्यू हमें दिया, दो रूट इसमें हमें प्रोवाइड किए। ठीक है, ओके, ये चेक कर लेते हैं क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या x1 मल्टीप्लाई बाय x2 c डिवाइडेड बाय a के बराबर है? चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई बाय x2 दैट इज -1, किसके बराबर होना चाहिए c डिवाइडेड बाय a, c क्या है -3 और a क्या है 2, लो जी बिल्कुल ये इस कंडीशन सेट हो गई, सही है। दूसरी करके देखें, x1 प्लस x2 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए -b डिवाइडेड बाय a। चलो x1 की वैल्यू कितनी है वो रही, दैट इज 3/2 प्लस -1 इक्वल टू -b माइनस माइनस +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये देख लो 3/2 -1 कितना होता है, दैट इज 1/2। अगेन दिस कंडीशन आल्सो फुलफिल। आ रही बात समझ? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई जो इस फॉर्मेट की होती है, ऐसे दो रिजल्ट देती है, इन दो रिजल्ट को निकालने के ये फार्मूले होते हैं। अगर ये जो रिजल्ट निकलेंगे वो रिजल्ट इस कंडीशन को भी फुलफिल करेंगे। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो रूट दे दी? आंसर है नहीं। कब? इसको इरेज कर रहा हूं, चाहे तो आप इस एग्जांपल को अपनी कॉपी में नोट करना है तो पोज करके कर सकते थे। देखिए ये रिजल्ट कब आया, जब ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेंट देखिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac थी। इस केस में जो हमारी क्या आई थी +5 आई थी। ठीक है, ओके। अब ये वैल्यू जो आ रही है ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी भी आ सकती है और ये 0 के बराबर भी तो आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। अगर ये 0 से बड़ी आ रही है
अगर ये 0 से बड़ी है तो ये 2 रूट देगी x1 और x2, और x1 और x2 को कैलकुलेट करने के ये फार्मूले हैं। आई बात समझ में? अगर ये d की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई तब x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएंगे। रूट तो 2 है लेकिन दोनों बराबर है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ही रूट लेगा। फिर आ रही बात समझ में? ऐसा भी एग्जांपल लिया जा सकता है, सोचा जा सकता है। इस केस में भी हम पुट करके, चलिए एक एग्जांपल ऐसा करके देखते हैं जिसमें d की वैल्यू 0 होती हो। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने कहा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, कंडीशन देखो, वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है, क्या उसकी मैक्सिमम पावर 2 है? बिल्कुल 2 है। क्या यहाँ पर a b c कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। तो होगी फुलफिल। यहाँ पर a कौन है? a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -4, और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है +1। तो सबसे पहले d चेक करें। d का वैल्यू क्या होता है? √b² - 4ac होता है ना। चलिए अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b² की वैल्यू ये रही भैया, तो 16 हो गया, -4 a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। तो देखिए 16 - 16 क्या हो गया? √0, दैट इज अगेन 0। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। कोई बात नहीं, d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या इसके रूट बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। चलो करके देखते हैं। x1 रूट कितना बना? तो x1 की वैल्यू यहां पुट करते हैं -b तो -4 है, और प्लस d की वैल्यू 0 होगी तो ये तो 0 है, डिवाइडेड बाय 2a। 2 into a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 4 है, दैट इज दिस। ती आंसर देखिए प्लस हो गया ऊपर वाला, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1/2। x2 की वैल्यू देखिए यहां पे पुट करते हैं -b की वैल्यू ये रही -4, प्लस d की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू ये रही 4 दैट इज 4। तो अगेन दिस इज 4/8, दिस इज अगेन 1/2। Here it is proved that x1 equal to x2, that is 1/2. That means अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 आता है तो हमारा रूट आएगा 1, अदरवाइज रूट आएंगे हमारे 2। आ रही है बात समझ में? उम्मीद है आपको ये इस तरह की इक्वेशन सोल्व करना आता, ये हमें जरूरत पड़ेगा, जगह जगह जरूरत पड़ेगा। बहुत बेसिक है, 9th 10th में बहुत बार आपने किया है, आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने एक बार सिर्फ रिवाइज किया है, होपफुली आपको समझ में आया है। तो ये था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके 2 रूट। आप सोच रहे होंगे सर कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव चली जाए तो देखिए अगर d का वैल्यू नेगेटिव होता है यानी 0 से कम होता है तो उसमें हमारे इमेजिनरी रूट बनते हैं, लेकिन वो हम फिजिक्स में डील नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स में हमें फिजिकल फिनोमिना को पढ़ना है और वहाँ पर रियलिस्टिक फिनोमिना होते हैं तो उनका वैल्यू या तो 0 या 0 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसमें आप कीजिएगा, हमारे इससे कोई लेना देना है नहीं। चलिए अब एक और मैं बात करूं, हालांकि इसमें एक चीज और भी मैं बता देता हूं। अगर हम सिर्फ यहाँ पर ax की पावर 2 तक डील किया है तभी ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये 2 से पावर ज्यादा हो जाएगी तो ये पोलिनोमियल कहलाती है, जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, एक बार हमें जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तब हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक के बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस की। ये जो इक्वेशन है ये बाइनोमियल कहलाती हैं, जैसे कि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इस टोटल का पावर 1 है, यहाँ पर n लिख दिया मैंने, कुछ भी अनंत मान लीजिए वेरिएबल है ये, और कांस्टेंट भी हो सकती है, दैट इज जैसे कि 4/3 लिखा। यहाँ पर वेरिएबल है, इनकी पावर अगर मल्टीपल भी हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा जैसे कि x² + y3 की पावर 4/3, क्या ये बाइनोमियल नहीं है? इसको ट्रीट किया जा सकता है बाइनोमियल की तरह, जैसे कि अगर मैं x2 को p लिख दूं, y3 को अगर मैं q लिख दूं, तो देखिए यही वाली इक्वेशन आपको क्या दिखाई देगी, p + q की पावर 4/3। अब बताओ ये वाला फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? ये वाला बना लो, ये वही की बात है। इसका मतलब इसको भी हम बाइनोमियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये तो अब बाइनोमियल। अब हम बात करते हैं कि इसको हम अगर कभी सिचुएशन अराइज हुआ, इस तरह का कोई एक इक्वेशन बन गया
और उसको हमें सोल्व करना पड़ गया तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे? तो इसका एक बाइनोमियल थ्योरम है, मैं वो लिख देता हूं, पहले एक बार लिख देता हूं, उसके बाद आप समझिएगा, ठीक है? पहले एक बार इसको हम लिख लेते हैं 1 मिनट के, फिर तो चलिए ये है अपना बाइनोमियल एक्सप्रेशन का बाइनोमियल थ्योरम। कैसे सोल्व करते हैं इसको देखिए। अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट है, एक वेरिएबल प्लस एक दूसरा वेरिएबल, ठीक है, या कोई भी कांस्टेंट है, अगर इनकी पावर n है तो इसको, जैसे कि आप एक फार्मूला लेते थे ना, जैसे कि a प्लस बी की पावर 2, है ना? ये तो पावर 2 का फार्मूला तो अपने को आता था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम n की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो तो कैसे करेंगे? या फिर हो सकता है कि वो माइनस में भी वैल्यू हो सकती है, वो हो सकता है फैक्टर में भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर 3/7, ठीक है ना? ये वाली एक ऐसा कोई वैल्यू है। तो देखिए इसका तो फिर अपने को फार्मूला तो नहीं पता, इसको कैसे खोला जाता है? इसका फार्मूला ऐसा होता है कि क्या पहला फैक्टर उसकी पावर जो मैक्सिमम थी a की पावर n प्लस जो पहला है उसकी पावर जो लगाई है वो मल्टीप्लाई बाय एक पावर कम करके मल्टीप्लाई बाय b इसकी पावर 1। समझे? पहला फैक्टर क्या आएगा? जो पहले की पावर मैक्सिमम। दूसरा फैक्टर क्या आएगा इसका? दूसरा जो इसमें ऐड होता जाएगा, दूसरा है इसमें n। अब a की पावर एक कम हो जाएगी, b एक आ जाएगा। अगला इसका क्या होगा? अब n इंटू n एक और मल्टीप्लाई करेंगे, वो n माइनस 1 होगा, और a की पावर अब n में से 2 कम हो जाएगी, और b की पावर 1 थी यहां जब 1 कम था, अब b की पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय, इसको वैसे मैं 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता था, यानी 2 इंटू 1 प्लस, अब देखिए यहां पर n इंटू n माइनस 1 था, ये हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर a की पावर n माइनस 2 हो चुकी थी, अब n माइनस 3 हो जाएगी। यहां पर n की पावर जितनी कम की है उतनी ही b की पावर कर दो, और ये चीज आगे यूं बढ़ती रहेगी, ये इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ रही है। मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है, तो अब इसको देखिए, अब इसको कैसे सोल्व करें? भैया जोड़ना तो है नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की समस्या का समाधान दिया गया एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, इसका नियर बाय सॉल्यूशन दिया गया। मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह रहा, इसमें एरर होती है, लेकिन वो एरर किस पे डिपेंड करती है और किस तरह उसको मिनिमाइज किया जाता है वो देखेंगे अभी। इसने कहा कि इसकी वैल्यू का ये वैल्यू, ये आंसर बनना था। इस वैल्यू को हम अगर हमारा b फैक्टर छोटा हो जाए, ये वाला फैक्टर बहुत छोटा हो, तो ये वाली वैल्यू देखिए यहां पर, ये b अगर छोटा है तो b का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। जैसे मैं बात करता हूं 0.1 का स्क्वायर, तो देखिए आंसर क्या आएगा? 0.1 से भी कम आएगा, दैट इज 0.01। अरे बात समझ, देखिए इससे कितना छोटा होगा। और अब सोच के देखो कि 0.1 था और इसकी पावर अगर 100 हो तो कितना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक वैल्यू छोटी है तो उसकी पावर उसको और छोटा कर देती है, और अगर इतना छोटा हो जाए और पहले ये वाले फैक्टर बहुत बड़े हैं तो b की वैल्यू ज्यादा जो है उसको हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। हमने यहां कह दिया कि इसके बाद हमने कहा कि इफ b इज स्मॉल देन, हमने कहा कि अगर b स्मॉल है तो इसके बाद वाले ये वाले जो फैक्टर है हमने इनको क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया, यानी छोड़ दिया। मान लेते हैं ये जो आंसर आने वाला था, ये दोनों वैल्यू हमें दे रहे हैं, मान लेते हैं 100 वैल्यू दे रहे हैं दोनों, किसी भी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के बाद, और अगर इससे आगे वाली वैल्यू है वो कोई 0.01 दे रही है तो उसको 0.1 को छोड़ो ना, क्या आंसर में कितना फर्क पड़ेगा? वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या किया? हमने कहा कि दिस वैल्यू, जिसका ये फंक्शन इस तरह सोल्व होना था, हमने कहा कि इसको ये दो वाले रख लो, बाकी छोड़ दो आप, इतनी सी वैल्यू के बराबर हो गया है। दिस इज a पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू b, ये लिख दिया हमने। अब इसमें भी मैंने a बाहर ले लिया, a की पावर n इंटू 1 प्लस n इंटू
b/a, ये इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होगा। ये बन गया फार्मूला। यानी अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेट हो a प्लस b इंटू की टोटल की पावर n, तो इसमें से a कॉमन लीजिए, a कॉमन लेंगे तो a की पावर n भी बाहर आ गई, a पावर n, a यहां बाहर ले लिए तो यहां क्या बच गया 1, प्लस यहां क्या बच गया b डिवाइडेड बाय a, और ये पावर थी वो इसके मल्टीप्लाई में आ गई। ये देखो कितना आसान होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक समझिए, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक फंक्शन है 1 प्लस x की पावर 3/7, अब इसका हमें, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो तो हमारा a कौन है यहां पर a देखा जाए तो यहां पर a का काम कर रहा है 1, ठीक है ना, और b का काम कौन कर रहा है, दैट इज x, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर बाइनोमियल लगाए तो पहला एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a, तो यहां तो ऑलरेडी 1 था तो यहां पर x डिवाइडेड बाय 1 तो वही हो गया, और जो पावर थी वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो 3/7। ये लो, अगर इसको हम ये लिख पाए तो कितना आसान हो गया, सोचो ना। इस अगर अब इसको सोल्व करना आसान था कि इसको सोल्व करना आसान है। एक बार फिर एक और एग्जांपल लेता हूं, समझिए। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं कि 4 प्लस, चलो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, मैंने कहा कि 100 प्लस 1 की पावर है हमारे पास -3/2, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, फंस जाएंगे आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो, ठीक है। मैं इसका एक दूसरा तरीका निकालता हूं। देखिए मैंने इसको बाइनोमियल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं। कैसे करूं, मैं इसको 100 को बाहर निकाल लूं तो 100 की पावर -3/2 बाहर आ गई, अंदर क्या रह गया, 100 बाहर आ गया तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 की पावर -3/2, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए इसको तो आप अलग से सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसको सोल्व करना आसान हो गया, ये हमारी बाइनोमियल लगाने के लायक है। बाइनोमियल लगाने की कंडीशन क्या है, पहला फैक्टर क्या होना चाहिए 1, दूसरा फैक्टर बहुत छोटा होना चाहिए, तो देखिए 1/100 छोटा है कि नहीं है, और फिर उसकी कुछ पावर है, ये नहीं कुछ पावर। तो अब इसको देखिए सोल्व कैसे करेंगे, इसको एज इट इज लिखा 100, तो 100 को भी देखिए हम ऐसे लिख सकते थे 10 की पावर 2 इंटू -3/2, और ये देखिए ये क्या रहेगा। अब बाइनोमियल लगाने पर बाइनोमियल क्या कहती है, अगर इस फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर लिया तो आपको क्या है 1 को एज इट इज लिखना है, ये देखिए 1 एज इट इज, पावर है वो यहां पे लिख लीजिए, अब मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर -3/2, और यहां पर b डिवाइडेड बाय a, तो ये रहा हमारा b डिवाइडेड बाय a आ चुका है, यहां पर 1/100 पहले कर रखा है आपने, दैट इज 1/100। ये लो कितना आसान हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल खेल नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 10 की पावर -3 क्या होता है 1/1000, ये रहा 1/1000, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 -3 डिवाइडेड बाय 200, क्या इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल खेल है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहां बड़ा मुश्किल था। हरी बात समझ में, आपको जस्ट क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना इस फॉर्मेट को। आपको मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या करना है, आपके पास कोई भी फॉर्मेट हो, a प्लस b की पावर n का फॉर्मेट हो, आपको क्या करना है, यहां पर 1 लेके आना है, तो a को कॉमन ले आओ, a को कॉमन ले गया मैं, तो ये n की पावर भी बाहर आ जाएगी, यहां पे क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a की पावर n है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप बाइनोमियल में कहते हैं कि a1 को एज इट इज लिखो, जो पावर है वो यहां पर मल्टीप्लाई में लिखो, और फिर इसको एज इट इज लिखे, ये ऑलमोस्ट इसके बराबर है, ऐसा लिख सकते हो आप। एरर होगा बहुत थोड़ा सा होगा, वो हम चला लेंगे, अप्रोक्सीमेट करने के काम आएगा। आ रही बात समझ में, तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि 502 की पावर हमारे पास हो
3/5, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, तो देखिए हमने क्या कहा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 500 + 2 की पावर 3/5, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या मैं यहां पर 500 कॉमन लूं तो 500 की पावर 3/5 इंटू अंदर क्या रह जाएगा 1 + 2 / 500 की पावर 3/5 रह जाएगा। अब देखो ये बाइनोमियल लगाने लायक हो गया। ये देखिए 500 की पावर 3/5 इंटू 1 प्लस, अब जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2 / 500। ये देखो इससे ये बहुत आसान है, समझ में आ रही। दिस इज द अल्टीमेट यूज ऑफ बाइनोमियल। ये मैंने कुछ बहुत आसान फॉर्मेट में किया। ये अगर अलजेब्रिक वैल्यू हो, ये अपना जब वेरिएबल वैल्यू होगा तो ये बहुत परेशान करेगा अपने को। और एक ही तरीका है उसको, अगर हमें बाइनोमियल लगाना आता है तो किस तरह हम उस एक्सप्रेशन को एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की अपने को, दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, और वो जितनी की एरर होगी उसको डील करना, यानी उसको हमें निकालना भी हमारे पास एक तरीका होगा, हम निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा हुआ मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम कुछ और करते हैं। ओके।